डॉक्टर निधि शुक्ला। आज आप सभी का मेरे YouTube के चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए मैं क्लास 12th के लिए चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। अपन इस पार्ट्स में अलैंगिक जनन की विधियां, कायिक प्रवर्धन, निषेचन और निषेचन के प्रकार को समझेंगे। इस वीडियो में जो भी कमी या अच्छाई आपको लगती है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग ले उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। इसके लक्षण को देखते हैं। इसके लक्षण में हमें क्या क्या दिखाई देता है। अलैंगिक जनन एक सरल विधि होती है और इसका सेकंड पॉइंट है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। इसका तीसरा पॉइंट है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, मतलब गेमीट्स नहीं बनते क्योंकि इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है और इसमें कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें केवल कायिक जनक होता है। यह निम्न जीवों में यह क्रिया होती है जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। इन जीवों में ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो आपको समझ में आया कि अलैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या हैं। हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक है द्विविखंडन। द्विविखंडन में हम उदाहरण लेते हैं अमीबा का। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी जीव दो भागों में टूटकर नई संतति का निर्माण करता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर अमीबा में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। इस न्यूक्लियस में एक ग्रूव बनती है, खांच बनती है, और इसका जो बाहर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है इसमें भी ग्रूव और खांच बनती है। अब नेक्स्ट पोजीशन में इसका ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये लंबाई में देखिए डिवाइड हो रहा है और जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो भी ग्रूव खांच के द्वारा अंदर की ओर धंस रहा है। इसके बाद अगले पोर्शन में ये दो संततियों में टूट जाता है। यहाँ पर एक जीव जो अमीबा था उसमें न्यूक्लियर में डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्म में भी विभाजन हुआ और इस प्रकार दो संततियों का निर्माण हुआ। इस विधि को कहते हैं द्विविखंडन विधि। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अमीबा की द्विविखंडन विधि एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसके बाद इसका एक और विधि है अलैंगिक जनन की बहुखंडन। बहुखंडन जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, द्विविखंडन, द्वि यानी दो और बहुखंडन यानी बहुत सारे खंड। तो जब भी कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटता है उसे हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे, इतने सारे न्यूक्लियस बन गए और यहाँ कई भागों में वह जीव टूट गया। तो एक बार में ही इस प्रक्रिया में बहुत सारे भागों में यह टूट करके नए जीव को उत्पन्न देता है और हर भाग से एक नया जीव बनता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुखंडन। आपको इन दोनों प्रोसीजर में बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि द्विखंडन और बहुखंडन। द्वि यानी जब दो खंडों में टूट जाए, एक से दो बन जाएं उसे द्विखंडन और एक से अनेक बन जाएं तो बहुखंडन। अब हम देखते हैं इसकी अगली विधि। अगली विधि है इसकी मुकुलन। मुकुलन क्या है? इसमें क्या होता है कि आपने छोटी कक्षा में भी हाइड्रा का उदाहरण पढ़ा होगा। इसमें एक जनक से, इस क्रिया में जनक से एक बर्ड निकलती है या इसे हिंदी में मुकुल भी कहते हैं, और जब वो परिपक्व हो जाती है तो वो जनक से अलग हो जाती है और इसे कहते हैं मुकुलन। इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन, यानी एक उभार नुमा संरचना एक जनक पे बन जाती है और वह जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है,
तो वह जनक से अलग हो जाती हैं। इसे कहते हैं मुकुलन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। नेक्स्ट है बीजाणु। इस प्रक्रिया में बीजों के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। बीजों के द्वारा क्या होता है? नई संतति का निर्माण होता है। ये थी अलैंगिक जनन की विधियां। अब हम देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन के लक्षण देखते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और इसमें केवल बीज वाले पौधे में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा? अलैंगिक में युग्मक नहीं बनते। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉयड गेमीट या अगुणित युग्मक बनते हैं और युग्मक युग्मक मिलकर यानी गेमीट और गेमीट मिलकर जाइगोट, जिसे युग्मनज कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि उत्पन्न संतति में जनक के गुण हमको दिखाई देते हैं। यानी इस लैंगिक जनन में जो आपने लक्षण देखे वो अलैंगिक जनन से बिल्कुल अलग है। इसमें दो जनक भाग लेते हैं जबकि उसमें एक जनक भाग लेता है और यह बीज वाले पौधों में होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और हैप्लॉयड गेमीट बनता है और दो गेमीट मिलकर के जाइगोट का या युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है बिना बीज वाले पौधों में, जबकि लैंगिक में बीज वाले पौधों में। इसमें बिना बीज वाले पौधों में जैसे गुलाब, अंगूर, केला, इसमें अलैंगिक जनन होता है और यह जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें हैप्लॉयड गेमीट या अगुणित युग्मक नहीं बनते, जबकि उसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। इसमें जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण नहीं होता क्योंकि इसमें दो गेमीट आपस में फ्यूजन नहीं करते, उनका निर्माण ही नहीं होता। तो यहाँ पर हमने लैंगिक और अलैंगिक को देखा। अब हम देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन क्या है? आपको लैंगिक और अलैंगिक समझ में आया? कायिक प्रवर्धन में हम देखते हैं कि पादप के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन की दो विधियां हैं, एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से, इन सभी के द्वारा अलैंगिक जनन विधि करके एक नई संतति का निर्माण होना। तो यहाँ हम समझते हैं दोनों प्रकार के कायिक प्रवर्धन को। पहला है नेचुरल कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें होता यह है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में किसी नए प्लांट का निर्माण करने में या किसी नए पादप का निर्माण करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, जैसे जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा या वायवीय भागों के द्वारा। ये कायिक प्रवर्धन तनों के द्वारा केवल भूमिगत होता है, तो कायिक जनन इसमें भूमिगत होता है। इसको कहते हैं प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक नेचुरल हो जाना। ये जड़ों के द्वारा नए पौधे का उत्पन्न होना, तने के द्वारा नए पौधे का उत्पन्न होना, या उसके वायवीय भाग में जो हमको ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनमें भी, जैसे पत्ती से भी हो जाता है। इसको कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल या कृत्रिम सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये नेचुरल होता है। आपने उदाहरण के रूप में आपको मैं बताना चाहूंगी, ब्रायोफिल्म का पौधा आपने देखा होगा जिसमें पत्ती से पत्तियां निकलती हैं, यह नए पौधे का विकास होता है। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा या पत्ती या वायवीय भागों के द्वारा नए जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। इसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अगला है जैसे कायिक प्रवर्धन में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अभी हम देखते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे कि ये प्राकृतिक वाला जो कायिक प्रवर्धन है इसके एग्जाम्पल्स। इसमें कंद, जो आलू है, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में कि आलू आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से जो पौधे, नए पौधे का विकास हो रहा है। ऐसे ही प्रकंद, ये है केला, अदरक, इसे कहते हैं घनकंद, जिमीकंद, कोकस, और एक होता है शल्ककंद।
जैसे लहसुन और प्याज, ये सब इसके उदाहरण हैं किसके, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के। नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसमें जिस कायिक प्रवर्धन में किसी भी नए पादप के निर्माण करने में, उसका बीज बनाने में कठिनाई होती है, उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये आर्टिफिशियल होता है, इसका बीज बनाया जाता है और इसको कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हम जानते हैं अलैंगिक जनन की विधियों। तो अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है, इसकी विधियां जानते हैं। पहली विधि है कलम लगाना। किसी भी परिपक्व तने की 28 से 30 सेंटीमीटर तक कटाई करके फिर उसे मिट्टी में 5 से 10 सेंटीमीटर तक अंदर गाड़ दिया जाता है। किसी भी परिपक्व यानी मैच्योर तना जो होता है उसको लेते हैं, 28 से 30 सेंटीमीटर की कटाई करके उसे मिट्टी में क्या करते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर तक अंदर की तरफ गाड़ देते हैं। इसके पश्चात उसको सिंचाई करते हैं, इससे उसमें जड़ निकलना शुरू हो जाती है। जैसे गुलाब में, आपके घरों में भी गुलाब होगा, आपने देखा होगा कि उसमें भी कलम लगाई जाती है, और गुड़हल, अंगूर, अनार, ये सब भी उसके उदाहरण हैं। यानी इनमें भी आपने कलम जो है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको घर पे भी देख सकते हैं कि गुलाब में भी कलम लगाई जाती है, गुड़हल में भी कलम लगाई जाती है, तो इसको लगाने का यह तरीका होता है। नेक्स्ट है दाब लगाकर। इसमें दो एक ही जाति के अलग अलग प्लांट्स को लेकर, उसके कलम लेकर उसको बीच में से काटकर जोड़ देते हैं। दो एक अलग अलग प्रकार के एक ही जाति के दो प्लांट लिए और उनमें कलम ली और उसको बीच में से काट करके जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है गूठी लगाकर। इसमें क्या करते हैं कि एक ही जाति के पादपों को काट कर जोड़ देते हैं और वह जुड़ करके क्या बन जाता है, एक गुट्ठी के समान बन जाता है और उससे भी एक नया पौधा उत्पन्न होता है। ये थी अलैंगिक जनन की विधियां। अब हम देखते हैं निषेचन के पूर्व की घटना। निषेचन के पूर्व की घटना, इसमें क्या होता है, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी जिसमें अपन क्या देख रहे हैं, निषेचन के पूर्व में क्या हो रहा है। युग्मकों के संयोजन या निषेचन के पूर्व की सभी घटनाएं एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती हैं। तो युग्मकों के संयोजन, जो दो गेमीट बनते हैं लैंगिक जनन में, उनके संयोजन या निषेचन के पूर्व की जो घटनाएं होती हैं वो एक सीक्वेंस से होती है, एक चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित होती है। निषेचन के पूर्व की गणना दो चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन में क्या होता है, इसमें जो मात्र जनन कोशिका होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मेल और फीमेल गेमीट के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी जो मदर सेल होती है, जो मदर रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो यानी मेल और फीमेल गेमीट का निर्माण होता है। इस पूरे प्रोसीजर को, जिसमें एक मदर कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा गेमीट का निर्माण या युग्मकों का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। अब किसी भी मेल या फीमेल में यह जो युग्मक द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं तथा मोनेरा, कवक, शैवाल में ये अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी एवं मनुष्य आदि में सभी में यह द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं युग्मकों का स्थानांतरण। निषेचन हेतु युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। प्रायः मेल जो युग्मक होते हैं वो मोटाइल होते हैं या चल होते हैं, एवं जो मादा युग्मक है वो अचल अवस्था में पाई जाती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी जल के द्वारा ही इनका स्थानांतरण होता है। और जो वही आवृत्ति तथा अनावृत्ति बीजी पौधों में यह वायु के द्वारा होता है, यानी यहाँ पर वायु आवश्यक होती है, और जबकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जल आवश्यक होता है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो हो गया युग्मकों का स्थानांतरण, यानी युग्मक
स्थानांतरित होकर के कैसे एक दूसरे में गए, तो यहाँ पर युग्मकों का स्थानांतरण की ये तरीका था। इसमें किसने साथ दिया? जल ने, वायु ने, बाह्य कारक के रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं निषेचन, जो मेल और फीमेल, यहाँ पे नर व मादा की जो अगुणित युग्मक थे उनके संलयन को निषेचन कहते हैं। ये क्वेश्चन में आता भी है कि निषेचन किसे कहते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर नर व मादा के अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड का जो संलयन होता है, फ्यूजन होता है, उसे कहते हैं निषेचन। यहाँ पर निषेचन के प्रकार को देखते हैं। निषेचन के दो प्रकार हैं, एक है बाह्य निषेचन और दूसरा है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है? इस प्रकार के निषेचन में या फर्टिलाइजेशन में जो कि जीवों के शरीर से बाहर होता है और यह मुख्यतः जल के माध्यम से होता है, जैसे मछली, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जो आंतरिक निषेचन होता है, इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होता है, जैसे आवृत बीजी, अनावृत बीजी, मनुष्य आदि। इस क्रिया में मादा जनक अंडाणु के रूप में उसके शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन नर युग्मक शुक्राणु के रूप में उस मादा युग्मक तक पहुंचता है। अब हम समझते हैं गुरु और लघु युग्मक क्या होता है। लघु तो आपको समझ में आ रहा है कि छोटा, और गुरु युग्मक यानी बड़ा। इसमें जो लघु युग्मक होते हैं उसमें नर युग्मक पाया जाता है, और जो गुरु युग्मक होते हैं इसमें मादा युग्मक पाया जाता है। लघु युग्मक जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लघु यानी छोटा, या आकार में छोटे होते हैं। जो गुरु युग्मक होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। लघु युग्मक ये शुक्राणु के रूप में पाए जाते हैं, और जो गुरु युग्मक होते हैं ये अंडाणु के रूप में पाए जाते हैं। जो लघु युग्मक होते हैं ये चल अवस्था में होते हैं, और जो गुरु युग्मक होते हैं ये अचल अवस्था में होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पुष्पों में लैंगिकता, पुष्प में कैसे लैंगिकता होती है। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का। तो आपको यहाँ पर इस चित्र में समझ में आएगा कि इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर वर्तिकाग्र है, परागकण है, नर युग्मक है, और वर्तिका है, और नीचे यहाँ पर बाह्य दल भी बना हुआ है, बीजांड भी बने हुए हैं। इसको कहते हैं मादा युग्मक, जो कि अंड कोशिका है, इसके अंदर अंडबंध है, और परागकोश बने हुए हैं, पराग नली बनी हुई है। इस चित्र को देखने के बाद आपको इसके भाग जो कि नामांकित किए हुए हैं भाग समझ में आएंगे कि यहाँ पर आपको बाह्य भाग में जो स्त्री केसर वाला भाग है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, और जो मेल पार्ट है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो अलग अलग युग्मक का संलयन होता है, वो चाहे पौधे हों, जानवर हों या फिर मनुष्य हों। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी किसी पादप में नर जननांग पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं ना नर जननांग को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्त्री जननांग यानी स्त्री केसर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी या उभयलिंगी। उदाहरण के रूप में मक्का, कवक, गुड़हल। सबसे सरल उदाहरण आपको गुड़हल का भी देखने मिलेगा, जो कि आपके घरों में भी लगा होता है। आप इसके प्लांट को उठा करके देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको स्टमन्स, स्टाइल और परागकण सब कुछ नजर आएगा, पराग नली भी नजर आएगी, और नीचे के भाग को देखेंगे तो आपको ओवरी या बीजांड वाला भाग नजर आएगा। उसके अंदर आप खोल के देखेंगे तो आपको ओव्यूल या अंड दिखाई देंगे। यानी इसमें दोनों पार्ट पाए जाते हैं, इसे कहते हैं उभयलिंगी। और जब किसी भी पादप में नर जननांग या मादा जननांग में से कोई एक उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। जैसे पपीता, खजूर, इनमें एक लिंगी पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में जननांगों के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर इन दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक प्रेजेंट हो, कोई एक उपस्थित हो, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूज आदि। और द्विलिंगी पुष्प जिसमें
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उपस्थित हों, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया गुड़हल, मक्का, सरसों, इनमें दोनों ऑर्गन उपस्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, जो आपको यहाँ पर चित्र में दोनों चीजें बताई गई हैं, बाइसेक्सुअल भी और यूनिसेक्सुअल भी। यहाँ पर हम देखते हैं जंतुओं में लैंगिकता। जिन जंतुओं के शरीर में नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है, जैसे केचुआ और जोंक। अभी हमने फ्लावर में पढ़ा, पौधों में पढ़ा, पुष्पों में पढ़ा, अब हम जंतुओं में देखते हैं कि जंतुओं में भी लैंगिकता के आधार पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों एक साथ उपस्थित होता है, उसे कहते हैं द्विलिंगी। आपके सामने एग्जाम्पल है केचुआ और जोंक। और जिन जंतुओं के शरीर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं, मनुष्य, केचुआ आदि, तो ये एक अलग अलग कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। निषेचन के पश्चात की क्या घटना होती, अपन ने अभी निषेचन के पूर्व की घटना ये सब देखी, निषेचन के पश्चात क्या देखते हैं। निषेचन के पश्चात या पश्च की घटना में दो क्रियाएं होती हैं, युग्मनज का बनना यानी जाइगोट का बनना और भ्रूण का बनना, जिसे भ्रूणोद्भिद भी कहा जाता है। तो युग्मनज बनता है निषेचन के पश्चात, जाइगोट बनता है और भ्रूण बनता है। इस पार्ट में हमने निम्न क्रियाओं को समझा, जिसमें हमने आलैंगिक जनन को समझा, उसके लक्षण को जाना, आलैंगिक जनन की विधियों को जाना, द्विखंडन बहुखंडन को समझा, मुकुलन को समझा, और लैंगिक जनन और आलैंगिक जनन में अंतर को जाना, कायिक प्रवर्धन को जाना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं, उसकी कायिक प्रवर्धन की भी जो प्रकार होते हैं वो भी समझे, और आलैंगिक जनन की विधियों को समझा, और निषेचन के पूर्व की घटना और निषेचन के पश्चात की घटना, इसके बीच में हमने युग्मक जनन को जाना, युग्मकों के स्थानांतरण को जाना, निषेचन के प्रकार को समझा, गुरु और लघु युग्मक में अंतर को समझा, और पुष्प में जाना कि पुष्प में किस प्रकार से एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प होता है, और फिर जंतुओं में लैंगिकता के आधार पर कैसे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फिर हमने समझा कि निषेचन के पश्चात में क्या क्या घटना पाई जाती है। ये आज का चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका तीसरा पार्ट मिलेगा, और इस पूरे वीडियो के दौरान आपको जो भी अच्छा या कमी लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, और लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में पहुंचाएं। थैंक यू।